गुड इवनिंग। वाइब्रेंट ई लर्निंग के इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका फिर से स्वागत है। एक बार आप सभी सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर दें भी, और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का ये सेशन। पिछली जो क्लासेस है उसी को आगे बढ़ाते हैं, जिसमें प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चंस हैं उनकी ये क्लासेस चल रही है। क्योंकि आपको पता है कि जो क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में उनमें कहीं ना कहीं पैटर्न उसी प्रकार से दिया जाता है। तो यदि आप जितनी प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चंस की उतनी ही आपकी तैयारी अच्छी हो। तो जल्दी से सेशन को शेयर करें, हम स्टार्ट करते हैं आज की ये क्लास। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है आपके सामने वो है, चंपारण सत्याग्रह वो स्टार्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स। चंपारण सत्याग्रह इनमें से कौन से वर्ष में शुरू किया गया? 1928 में किया गया, 1917 में किया गया, 1935 में किया गया या 1945 में किया गया? बताइए भी। एक्चुअल में क्या है कि जो महात्मा गांधी है उनसे मिलने के लिए एक किसान आया था, राजकुमार शुक्ला। दरअसल चंपारण वर्तमान में बिहार में है और यहां पर एक पद्धति प्रचलित थी, तिनकठिया पद्धति थी, तिनकठिया पैटर्न था। और ये जो पैटर्न है ये नील की खेती के लिए था। कौन सी खेती थी? नील की खेती। इसमें क्या रूल था कि किसानों को अपने जमीन के 3/20 भाग पर नील की खेती करनी पड़ती थी, अनिवार्य था। अब वही बात है कि फसलें तो किसान बोते हैं, लेकिन कोई प्रेशर तो होना नहीं चाहिए कि ये फसल बोई जाएगी। ठीक है, तो ये यहाँ पर पद्धति थी, और ये जो पद्धति थी इसका किसान विरोध कर रहे थे। गांधी चूंकि अफ्रीका से आए थे, राजकुमार शुक्ला ने मुलाकात की और गांधी को इसके लिए प्रेरित किया गया। जो गांधी थे वो तुरंत मान गए और चंपारण में आए और 1917 में ये आंदोलन शुरू कर दिया गया, जिसे चंपारण सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। गांधी के आंदोलन के बाद सरकार ने चंपारण कमीशन का गठन किया, यानी चंपारण आयोग का गठन किया गया। और ये जो चंपारण आयोग था इसने तिनकठिया पद्धति को कर दिया समाप्त, यानी तिनकठिया पद्धति चंपारण आयोग के द्वारा समाप्त कर दी गई। ठीक है, तो इस तरह से ये चंपारण आंदोलन सफल रहा। इसे गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह कहते हैं। और इसी आंदोलन के बाद गांधी को रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा की उपाधि दी थी। यही वही आंदोलन। चलते हैं नेक्स्ट में। इन विच सिटी डिड महात्मा गांधी सक्सेसफुली लीड द स्ट्राइक ऑफ मिल वर्कर्स इन 1918? 1918 में कौन से शहर में गांधी ने सफलतापूर्वक मील मजदूरों की हड़ताल का नेतृत्व किया? दरअसल गांधी जब चंपारण आंदोलन का नेतृत्व करके आए उसके कुछ समय पश्चात अहमदाबाद में एक कपड़ा मिल थी, वहां पर मजदूरों का विरोध चल रहा था। इसका रीजन ये था कि उस समय यहां पर प्लेग बीमारी फैली हुई थी और इसीलिए जो मजदूर है ये प्लेग बोन्स की मांग कर रहे थे। हालांकि मिल मालिक दे भी रहे थे प्लेग बोन्स, वो 20% का दे रहे थे, लेकिन ये मजदूर कह रहे थे हमें तो 50% चाहिए। और इसीलिए यहाँ पर ये आंदोलन हुआ था। यहाँ पे ये आंदोलन हुआ और इस आंदोलन में फिर गांधी ने यहाँ पर नेतृत्व किया। दरअसल पहली बार यहाँ पर भूख हड़ताल हुई थी, हंगर स्ट्राइक हुई थी। गांधी का धरना काफी लंबे समय तक चला और इसका ये असर हुआ कि कंपनी के 5 मालिक थे, यानी जो मिल है ना उसके टोटल मालिक थे 5। उनमें से 2 मालिक, एक का नाम था अंबालाल साराभाई और एक का नाम था अनसुईया बेन, वो गांधी के साथ धरने पर बैठ गए। मतलब वो भी गांधी के साथ धरने पर बैठे। उसके बाद में यहाँ पर समझौता हुआ और समझौते के बाद में जो प्लेग बोन्स था वो 35% दे दिया गया। तो इस तरह से ये जो आंदोलन था वो भी सफल था गांधी का, जो समाप्त हुआ था। ठीक है, तो इसका सही आंसर रहेगा सी, क्योंकि ये आंदोलन कहां पे हुआ था? भी अहमदाबाद में ये आंदोलन हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि who was the first Indian to be elected a member of the British House of Commons? वह प्रथम भारतीय कौन थे
जो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य चुने गए। जयप्रकाश नारायण, दादा भाई नौरोजी, राम मनोहर लोहिया, सरोजनी नायडू। जयप्रकाश नारायण आपको पता है 1942 का जब बाढ़ छोड़ो आंदोलन हुआ तब उन्होंने वहां पर भूमिगत आंदोलन में भाग लिया था। राम मनोहर लोहिया जो समाजवादी नेता थे वो भी इस आंदोलन में शामिल थे। सरोजनी नायडू कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी जो 1925 में बने। इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी जिन्हें ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहते हैं कि इसको भी दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ने 1865 में स्थापना की थी ईस्ट इंडिया सोसाइटी की। 1866 में इन्होंने स्थापना की थी ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की। इनका एकमात्र लक्ष्य था कि दरअसल इस बारे में परिचित कराया जा सके कि भारत में अंग्रेज कितना इकोनॉमिकली क्राइसिस ला रहे हैं, काफी ज्यादा आर्थिक रूप से नुकसान पहुंचाया जा रहा है भारत को। दरअसल इन्होंने सबसे पहले 1867-68 में प्रति व्यक्ति आय की गणना करवाई थी। किसने? दादा भाई नौरोजी ने। तो यही पहले व्यक्ति थे जो इसके सदस्य बनने चुने गए और ये 1892 में बने थे। कब बने थे वे? 1892 में। दादा भाई नौरोजी प्रथम भारतीय थे जो हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य बने थे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर इसमें कौन सा रहेगा? बी रहेगा इसका सही आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि who propounded the principle of peaceful resistance सत्याग्रह है। शांतिपूर्ण प्रतिरोध का सिद्धांत सबसे पहले किसने प्रतिपादित किया था? बाल गंगाधर तिलक ने किया था, अरविंद घोष ने किया था, लाला लाजपत राय ने किया था या बिपिन चंद्र पाल ने किया था? बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर इसमें क्या रहेगा, यानी इनमें से कौन था जिसने ऐसा किया था? तो एक्चुअल में यदि अपन बात करें तो सत्याग्रह क्या होता है? शांतिपूर्ण प्रतिरोध यानी अहिंसा अपनाना होता है और जुल्म के खिलाफ आवाज उठाना होता है। तो ये सत्याग्रह है ना, ये जो शब्द है ये गांधी ने प्रयोग किया था सबसे पहले, और इसका प्रयोग महात्मा गांधी ने 1906 में किया था सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका में। लेकिन ये सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? सत्याग्रह शब्द तो यूज नहीं किया था, लेकिन शांतिपूर्ण प्रतिरोध का तो ये सिद्धांत अरविंद घोष ने प्रतिपादित किया था। किसने भी? अरविंद घोष ने। आपको पता है ना कि कांग्रेस में दो दल थे, एक नरम दल, गरम दल। तो गरम दल के जो नेता थे लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल, और उन्हीं के साथ कौन थे भी? अरविंद घोष भी थे। तो ये जो अरविंद घोष है इनके द्वारा जब बंग बंग आंदोलन चल रहा था तो उसी समय 1905 में ही, क्योंकि ये तो 6 में किया गांधी ने, तो 1905 में ही उन्होंने एक समाचार पत्र आता था वंदे मातरम, उसमें एक लेख प्रकाशित किया था और उसी लेख में इन्होंने शांतिपूर्ण सत्याग्रह के शांतिपूर्ण विद्रोह के बारे में लिखा था, प्रतिरोध के बारे में, जिसे सत्याग्रह से संबंधित माना जाता है। तो ये सत्याग्रह शब्द का प्रयोग तो सबसे पहले गांधी ने किया था, लेकिन इसका सिद्धांत सबसे पहले प्रतिपादित किया किसने भी? अरविंद घोष ने। तो सही आंसर इसमें बी रहेगा, अरविंद घोष। तो ये इनके साथ ही गरम दल के क्या थे? नेता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशंस वाज नॉट फाउंडेड बाय महात्मा गांधी, यानी इनमें से कौन सी संस्था ऐसी थी जिसकी स्थापना महात्मा गांधी ने नहीं की? देखते हैं भाई। साबरमती आश्रम, ये तो अहमदाबाद में है। गांधी ने आते ही सबसे पहले यही आश्रम स्थापित किया था, यानी ये गांधी द्वारा भारत में स्थापित किया गया पहला आश्रम था। सेवाग्राम आश्रम, जिसे सेवाश्रम आश्रम भी कहते हैं, और ये गांधी ने वर्धा में स्थापित किया था, महाराष्ट्र में। ठीक है ना, यानी जब सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था ना, तो उसी दौरान इन्होंने इसे स्थापित किया था वर्धा, महाराष्ट्र में। ठीक है, उसके बाद में विश्व भारती यूनिवर्सिटी जो कि बंगाल में है, पश्चिम बंगाल में, तो इसे स्थापित करने का श्रेय जाता है रविंद्रनाथ टैगोर।
ठीक है। और फिनिक्स आश्रम ये गांधी द्वारा स्थापित किया गया पहला आश्रम था जो 1904 में दक्षिण अफ्रीका में स्थापित किया गया था। तो ये पूछ रहा है कि गांधी ने किसकी स्थापना नहीं की थी, तो विश्व भारती की गांधी ने स्थापना नहीं की। तो सही आंसर इसका कौन सा रहेगा? इसमें सी रहेगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। विश्व भारती की स्थापना महात्मा गांधी के द्वारा नहीं की गई। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला कौन सा है देखते हैं आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाल गंगाधर तिलक द्वारा होम रूल लीग कब शुरू किया गया? 1922 में किया गया, 1916 में किया गया, 1912 में किया गया या 1920 में किया गया? दरअसल जो होम रूल है इसकी जो शुरुआत है ये आयरलैंड से मानी जाती है। होम रूल एक मूवमेंट था, इसकी शुरुआत आयरलैंड से, और आयरलैंड से जुड़ी थी कौन भी? श्रीमती एनी बिसेंट जुड़ी। तो श्रीमती एनी बिसेंट की प्रेरणा से ही बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना की और होम रूल आंदोलन स्टार्ट किया। होम रूल मतलब अपना स्वयं का शासन, ठीक है ना, स्वराज। ठीक है, तो ये आंदोलन शुरू किया था और इसकी शुरुआत 1916 में हुई थी। कब हुई थी भी? 1916 में। बाल गंगाधर तिलक ने 1916 में ही होम रूल लीग का गठन किया था, और ये जो होम रूल लीग है इसको गठित किया गया था कहाँ पर भाई? बेलगांव में किया गया था। बेलगांव जो कर्नाटक में पड़ता है, और साथ में ये आंदोलन पुन्ना में भी हुआ था जो कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर इसमें कौन सा रहेगा? भी बी रहेगा। 1916 में होम रूल लीग शुरू किया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ढाका में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? इन्हें ढाका में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई भी? 1906 में हुई थी, 1901 में हुई थी, 1915 में हुई थी या 1910 में हुई थी? बताइए इसका सही आंसर इसमें क्या रहेगा। दरअसल क्या था कि मुस्लिम लीग का गठन 1906 को ढाका में हुआ था, और इसके जो फाउंडर थे वो ढाका के नवाबी थे जिनका नाम था सलीमुल्लाह खां। क्या नाम था भी? सलीमुल्लाह खां ने इसकी स्थापना की थी। ठीक है, और इसके जो अध्यक्ष बने थे प्रथम, जिनका नाम था वकार उल मुल्क, यानी वकार उल मुल्क इसके पहले अध्यक्ष बने थे। दरअसल मुस्लिम लीग की स्थापना क्यों हुई थी? इसका उद्देश्य था कि मुसलमानों को राजनीतिक प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाए। इसके बदले में जो मुसलमान है वो ब्रिटिश सरकार का करेंगे समर्थन। तो इसीलिए इस मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। बाद में 1908 में मुस्लिम लीग के स्थायी अध्यक्ष बने थे आगा खां बने थे। कौन बने थे भी? आगा खां बने थे। ठीक है ना। एक्चुअली में आगा खां ने बाद में मुसलमानों के लिए अधिकार की मांग की, और इसी का परिणाम था 1909 का अधिनियम, जिसमें मुसलमानों को पृथक निर्वाचन प्रणाली का अधिकार दिया गया। मार्लेमेंटो सुधार यानी सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम दिया गया मुसलमानों की। तो इसका सही आंसर इसमें ए रहेगा, यानी 1906 में इसका गठन हुआ था। नेक्स्ट, इन विच ईयर डिड महात्मा गांधी कॉल फॉर सत्याग्रह अगेंस्ट द रोलेट एक्ट? यानी किस वर्ष में महात्मा गांधी ने रोलेट अधिनियम के खिलाफ सत्याग्रह का आह्वान किया? 1915, 1919, 1923, 1909 में? बताइए क्या आंसर रहेगा। तो सत्याग्रह का आह्वान, रोलेट एक्ट क्या था? दरअसल रोलेट एक्ट 1919 में कानून आया था, जिसके अनुसार किसी भी व्यक्ति को बिना किसी साक्ष्य के गिरफ्तार किया जा सकता था। दरअसल इसे कांग्रेस ने कहा था बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का कानून। दरअसल इसे काले कानून के रूप में जाना गया, और इसी के फलस्वरूप महात्मा गांधी ने सबसे पहले
सत्याग्रह सभा का गठन किया। कौन सी सभा का? सत्याग्रह सभा का। और उसके बाद में 6 अप्रैल 1919 को कौन सा आंदोलन शुरू कर दिया? रोलेट सत्याग्रह शुरू कर दिया था। ठीक है, याद रखना है कि गांधी ने जो रोलेट सत्याग्रह शुरू किया, इसका उद्देश्य था दिल्ली में जाकर विरोध करना। दरअसल गांधी 9 अप्रैल 1919 को दिल्ली में प्रवेश कर रहे थे और प्रवेश करते समय उन्हें वल्लभगढ़ में गिरफ्तार कर लिया गया था। और इसी एक्ट के विरोध में ही शांतिपूर्ण सभा के दौरान 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड घटित हुआ। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर इसमें कौन सा रहेगा भी? रोलेट एक्ट अधिनियम 1919। ठीक है, उसके बाद में यही क्वेश्चन इससे आ गया। 1919 के प्रस्तावित रोलेट अधिनियम ने राजनीतिक कैदियों को बिना मुकदमे के हिरासत में रखने की अनुमति कितने वर्ष के लिए दी? 2 वर्ष के लिए, 6 महीने के लिए, 1 वर्ष के लिए या 2 महीने के? बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या रहेगा। एक्चुअल में क्या था कि 1917 में वाइस रॉय, जिसका नाम था लॉर्ड चेम्सफोर्ड, क्या नाम था अभी? लॉर्ड चेम्सफोर्ड, उसने एक आयोग का गठन किया था जिसका नाम था रोलेट कमीशन। ठीक है ना, और रोलेट आयोग है, ये किसकी अध्यक्षता में गठित किया गया था? सिडनी रोलेट की अध्यक्षता में गठित किया गया। दरअसल इसमें वही चीजें थी मैंने पहले ही बताई थी भी, किसी भी व्यक्ति को बिना किसी प्रूफ के कभी भी गिरफ्तार किया जा सकता था। और इसके लिए जो सजा थी वो कितने वर्ष की थी? 2 वर्ष की। मतलब इसमें निर्धारित किया गया था कि 2 वर्ष की जो सजा है ना वो इसमें मिलेगी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर इसमें कौन सा रहेगा भी? ए रहेगा इस क्वेश्चन का सही आंसर, यानी 2 वर्ष के लिए हिरासत में रखने की अनुमति थी। ठीक है, नेक्स्ट है द खिलाफत कमेटी वॉज फॉर्म्ड बाय द अली ब्रदर्स इन, यानी जो खिलाफत कमेटी थी वो अली बंधुओं के द्वारा कब गठित की गई? 1919 में की गई थी लखनऊ में, या 1920 में मद्रास में, या 1919 में कोलकाता में, या 1919 में बॉम्बे में? बताइए इसका सही आंसर क्या रहेगा। दरअसल यदि अपन बात करें तो 1919 में भारतीय मुसलमानों ने एक आंदोलन शुरू किया था, खिलाफत आंदोलन। कौन सा था भी? खिलाफत। अब इसका रीजन क्या था? दरअसल इस आंदोलन का कारण ये था कि उस समय तुर्की है ना, तुर्की, उस पर अधिकार कर लिया था ब्रिटेन और उसके मित्र देशों ने। क्योंकि कौन सा वर्ल्ड वार खत्म हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध। बाद में वो क्या करना चाहते थे? तुर्की का पार्टीशन चाहते थे। एक्चुअल में उस समय जो तुर्की का शासक होता था ना, उसे भारतीय मुसलमान अपना खलीफा मानते थे। खलीफा मतलब धर्मगुरु के प्रकार के होते थे। तो इसीलिए अब चूंकि तुर्की का शासक खलीफा था भारतीय मुसलमानों का, इसलिए भारतीय मुसलमानों ने विरोध किया था। दरअसल इसका नेतृत्व किया था 2 अली बंधुओं ने। एक का नाम था शौकत अली और एक का नाम था मोहम्मद अली, यानी ये 2 अली ब्रदर्स थे, इनके द्वारा इसका नेतृत्व किया गया। शौकत अली और किसने? मोहम्मद अली ने नेतृत्व किया। दरअसल ये जो आंदोलन हुआ था जिनका इन्होंने नेतृत्व किया था, इस आंदोलन के दौरान ही गठन किया गया खिलाफत कमेटी का, और इन अली बंधुओं ने इसे बंबई में गठित किया था। कहाँ गठित किया था भी? बंबई में अली बंधुओं के द्वारा इसका गठन किया गया था। दरअसल इन्होंने एक समाचार पत्र में भी प्रकाशित किया था आंदोलन को, जिसका नाम था कामरेड। एक्चुअल में ये जो आंदोलन था इससे महात्मा गांधी भी जुड़े हुए थे। कौन जुड़े हुए थे भी? महात्मा गांधी भी इस आंदोलन से जुड़े थे। महात्मा गांधी ने इस आंदोलन के दौरान कहा था, जब उन्हें पूछा गया भी ये मुसलमानों का आंदोलन है, आप इसमें पार्टिसिपेट क्यों कर रहे हो? तो गांधी ने कहा था कि हिंदू मुस्लिम एकता का ऐसा स्वर्णिम अवसर अगले 100 वर्षों तक नहीं मिलेगा। ऐसा कहा था किसने? महात्मा गांधी ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर इसमें डी रहे। अगला क्वेश्चन है कि यही आ गया दोबारा कि मार्च 1919 में बंबई में कौन सी समिति बनाई गई थी? तो कौन सी थी? खिलाफत समिति। उसके बाद में है द साइमन कमीशन सेंट बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट वॉज बाइकॉटेड बिकॉज, ब्रिटिश सरकार ने साइमन कमीशन भेजा था, इसका विरोध क्यों किया गया?
इसने रियासतों को विशेष अधिकार दिए। कमीशन ने भारत की वित्तीय स्वतंत्रता पर अंकुश लगाया। सदस्यों के बीच में मतभेद थे या कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। एक्चुअल में क्या था कि जब 1919 का अधिनियम आया था, कौन सा, 1919 का एक्ट, तो 1919 के अधिनियम में एक बात कही गई थी कि 10 साल के बाद में कमीशन बनेगा जो कि इसकी जांच करके आगे के संविधान की रूपरेखा तैयार करेगा। हालांकि 10 वर्ष से पहले ही सरकार जाने वाली थी। प्रधानमंत्री जिसका नाम था उस समय बालडेविन, कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार थी, इसलिए पहले ही गठन करवा दिया। यानी 1927 में इसका गठन भारतीय सचिव ने किया था, इंडियन सेक्रेटरी ने, जिनका नाम था बर्किन हेड, और इसके अध्यक्ष थे कौन भी, जॉन साइमन। जॉन साइमन इसके अध्यक्ष थे। इसके सभी जो अन्य 6 सदस्य थे ना, वो भी सारे के सारे अंग्रेज थे। अब दरअसल संविधान और नियम बन रहे हैं भारत के लिए, लेकिन इसमें शामिल हो रहे हैं अंग्रेज। भारतीय सदस्य एक भी नहीं था और इसीलिए इसका विरोध करने का फैसला किया गया। दरअसल कांग्रेस ने मद्रास अधिवेशन में इस यहाँ पर जो साइमन कमीशन था इसका विरोध करने का फैसला किया था। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर साइमन कमीशन का विरोध किया गया। जब 3 फरवरी 1928 को पहली बार साइमन कमीशन बंबई आया था, तब साइमन गो बैक के नारे लगाए गए थे। तो इसका मेन यही कारण था कि इसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था, इसीलिए इस साइमन कमीशन का विरोध किया गया। नेक्स्ट है, ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग सेशंस ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस डिड सुभाष चंद्र बोस रिजाइन फ्रॉम द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कौन से अधिवेशन के दौरान सुभाष चंद्र बोस ने आईएनसी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया? कलकत्ता, जयपुर, त्रिपुरी, हरिपुरा। कलकत्ता में तो कई अधिवेशन हुए थे। जयपुर में 1948 में हुआ था, उसमें अध्यक्ष बने थे पट्टाभी सीतारामैया। कलकत्ता में मोतीलाल नेहरू बने थे 1928 में। 1906 में दादा भाई नौरोजी भी बने थे। 1911 में बिशन नारायण बने थे। 1896 में रहीमतुल्ला सयानी भी बने थे। और इससे पहले 1886 की बात करें तो दादा भाई नौरोजी भी बने थे। ठीक है, तो ये कलकत्ता अधिवेशन कई बार हुए, लेकिन इसमें कभी सुभाष चंद्र बोस कलकत्ता में अध्यक्ष नहीं बने। वो 2 में बने थे। एक तो 1938 में हरिपुरा में हुआ था, गुजरात में, और एक 1939 में त्रिपुरी में। इन दोनों में सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष बने। त्रिपुरी में जो अधिवेशन हुआ था ना, दरअसल उस समय सुभाष चंद्र बोस ने अध्यक्ष पद के लिए नॉमिनेशन भरा था और उनके सामने अपना उम्मीदवार बनाया था गांधी ने पट्टाभी सीतारामैया को। ठीक है ना, और पट्टाभी सीतारामैया ये चुनाव हार गए और सुभाष चंद्र बोस लगातार दूसरी बार कांग्रेस के बने अध्यक्ष। ठीक है, अब है ना, यहाँ पर गांधी नाराज थे। हालांकि बोस ने गांधी जी को कहा था कि आप है ना कार्यकारिणी में सदस्यों के नाम दे दो, मैं उन्हीं का नाम इसमें घोषित कर दूंगा और उन्हीं के साथ यहाँ पर अपनी ये जो आगे कार्यकारिणी बना दूंगा। लेकिन गांधी इसके लिए तैयार नहीं थे और यही कारण है कि सुभाष चंद्र बोस को लगा कि गांधी नाराज हैं और इसलिए सुभाष चंद्र बोस ने त्रिपुरी अधिवेशन में अपने पद से त्यागपत्र दे दिया था। तो त्रिपुरी अधिवेशन में त्यागपत्र देने के बाद में कांग्रेस के जो अध्यक्ष बने थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे। कौन बने थे भी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके बाद कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। ठीक है, तो ये था त्रिपुरी अधिवेशन। नेक्स्ट है, इन विच सिटी वॉज द फ्लैग सत्याग्रह और फ्लैग सत्याग्रह, झंडा सत्याग्रह, ध्वज सत्याग्रह, ठीक है, कौन से शहर में आयोजित किया गया? नागपुर में, अहमदाबाद में, बॉम्बे में या कलकत्ता में? कहाँ पे इसे आयोजित किया गया? तो एक्चुअल में अपन बात करें तो 1922 में जब असहयोग आंदोलन खत्म हुआ था, तो उस आंदोलन के बाद में क्या हुआ कि कांग्रेस में 2 गुट बन गए थे। एक तो थे परिवर्तनवादी और एक थे अपरिवर्तनवादी। परिवर्तनवादी क्या थे कि वो चुनावों में भाग लेना चाहते थे, क्योंकि असहयोग आंदोलन में कांग्रेस ने चुनाव का बहिष्कार किया, जबकि ये भाग लेना चाहते थे चुनाव में। जबकि अपरिवर्तनवादी है ना, वो सेम कंडीशन रखना चाहते थे, सेम सिचुएशन जो 1920 के असहयोग आंदोलन के दौरान हुई थी।
और इसीलिए इन्होंने गांधी के कार्यों का प्रचार करना शुरू किया। जो गांधी के कार्य थे ना, उनका प्रचार करना शुरू किया। इनमें प्रमुख थे सी राजगोपालाचारी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, विठल भाई पटेल, ये इसके प्रमुख नेता थे। ठीक है। दरअसल इन्होंने एक सत्याग्रह चलाया था जिसका नाम था झंडा सत्याग्रह। कौन सा था भी? झंडा सत्याग्रह चलाया था अपरिवर्तनवादियों ने। और इन्होंने एक नारा भी दिया था और उस नारे का नाम था नागपुर चलो का नारा। यानी नागपुर चलो का नारा दिया था क्योंकि उस समय गांधी थे वो जेल में थे और इसी समय इन्होंने ये चलाया था। ठीक है। तो सही आंसर इसमें ए रहेगा भाई। तो ये थे आज के क्वेश्चन। एक बार आप सेशन को लाइक शेयर जरूर कर देना भी, और आगे की क्लासेस के लिए जुड़े रहना, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को गुड नाइट, शुभ रात्रि।